Screen not visible? Yes, sir, visible. Okay, fine. So today we'll start an introduction about the types of load torques what we have and the components of load torque what we have. Obviously, whenever you have any motor that is connected to a load or any prime mover that is connected to load, it is say supposed to run all the mm, uh, all the components of each torque, including load torque, the losses, the loss torque, all these are to be derived by that motor. The very same thing as that, but when you put supply to an electric motor, in that case, what happens is that all the losses and the useful work is to be borne by the supply. ठीक है, तो जैसे आपकी सप्लाई जो है वो सारी चीज़ प्रोवाइड करती है, वैसे ही जो है जो मोटर के आगे कनेक्टेड है, बिकॉज मोटर इज हैज अ मैकेनिकल आउटपुट, so anything that is connected to shaft, maybe that may be a useful, doing a useful work, or maybe that is a loss that has to be driven by that motor shaft. So in fact, the whatever is the motor torque produced should overcome the uh, losses as well as the useful work torque or the load torque, that is the actual load torque. सो स्टिल फर्दर, ये तो हमारा मोटे मोटे क्लासिफिकेशन होंगे। जैसे ट्रांसफार्मर में होता था, क्या होता था, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, फिर लॉस भी कई तरीके का होता था कि ट्रांसफॉर्म आपके पास वो है, आयरन लॉस है, कॉपर लॉस है। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस होते थे। तो ऐसे ही जो लॉसेस हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, उनके भी कंपोनेंट्स होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस हैं आपके पास, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। ठीक है, तो ऐसे ही मैकेनिकल टर्म्स में जब हम बात करते हैं, और एक आपका होता है यूजफुल आउटपुट। ऐसे ही जब हम मैकेनिकल टर्म्स में मोटर आउटपुट की बात करते हैं, तो एक तो शाफ्ट आउटपुट हैज टू ओवरकम द यूजफुल वर्क टॉर्क एज वेल एज द लॉसेस टॉर्क। जितने भी लॉसेस होते हैं किस्म के, तो आपके पास बेसिक्स अगर आप लो टॉर्क को जो हम डिवाइड करते हैं, यूजफुल वर्क हटा के हम पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉसेस की। तो यू हैव अ फ्रिक्शन टॉर्क। ऑब्वियसली यू हैव मोटर बेरिंग्स जो आपके पास उसमें है, लगे हुए हैं, जिस पे वो शाफ्ट रोटेट कर रही है। इट इज़ एन अरेंजमेंट दैट मेक्स द रोटेशन पॉसिबल। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एन आइडियल वन। एंड जो आपके पास फ्रिक्शन लॉस जो है वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, जैसे आपको पता होगा। जितने में ये कांटेक्ट में आते हैं, जिस सरफेस पे भी आता है, तो जैसे आपने गाड़ी में देखा या मोटरसाइकिल में देखा कि टायर साइज पे फ्रिक्शन बहुत डिपेंड करता है। इफ़ you have a wider tire size, in that case what happens is that it makes more contact with the road and a more friction force is produced। ठीक है, ऐसे ही आपके पास लेस वाइडर टायर है, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट you have a lesser contact with the road surface and you have lesser friction torque available with you। ठीक है, तो ये आमतौर से ये सरफेस फ्रिक्शन कहलाता है, जो सरफेस की वजह से होता है, और सरफेस इनफैक्ट सरफेस कांटेक्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली द वेरी सेम थिंग हैपेंस टू बी हियर इज दैट द फ्रिक्शन टॉर्क विल प्रेजेंट इन द मोटर शाफ्ट एंड आल्सो वेरियस पार्ट्स ऑफ इट। जहाँ पे भाई, जहाँ पे वो शाफ्ट घूम रही है वहाँ पे, जहाँ पे बेरिंग्स घूम बॉल बेरिंग्स की बॉल्स घूम रही हैं वहाँ पे है, बॉल्स के अंदर ग्रीस है, बॉल्स और ग्रीस के बीच में है।
तो ये सारा मिला के सारे कंपोनेंट्स एक ही जगह हम कलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज कंसिडर टू बी। एंड प्लस ऑल्सो ये खाली trolley shaft that is connected through coupling to the load, एंड ऑब्वियसली लोड ऑल्सो हैज बेयरिंग्स। ठीक है, तो वो उसकी लोड शाफ्ट जो है वो मोटर शाफ्ट से थ्रू के साथ कपलिंग कनेक्ट होगी, एंड यू ऑल्सो हैव बेयरिंग्स एट दैट पॉइंट। और फिर उसके बाद वाले बेयरिंग्स हैं, फिर उसके बाद इफ ए व्हील इज कनेक्टेड टू इट और एनीथिंग इज कनेक्टेड टू, इन दैट केस कोई बेल्ट कनेक्टेड है तो उसमें सारी चीज़ों में जो है वो अपने अपने फ्रिक्शन टॉर्क होंगे, एंड दे विल बी डिपेंडिंग अपॉन वेरियस पैरामीटर्स। ठीक है, तो हम उन्हें एक जगह कर देते हैं सबको, एंड दैट इज नोन एज say friction torque, and denoted by say T capital suffix F. ठीक है, the another one is the windage torque TW. तो TW is windage आपने पढ़ा भी होगा उसमें machines में। There is always an air gap required in between your रोटर एंड द स्टेटर। कोई सी भी आपके पास मोटर हो ऑफ एनी टाइप, एनी मेक, एनी प्रिंसिपल, ठीक है, तो इट ऑलवेज हैज ए air gap in between the stator and the rotor such that your rotor can move. Okay, so depending upon the type of efficiency you require, depending upon the type of application, you have these values of air gap to be adjusted, but they cannot be zeroed anyway. ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके पास as you very well know, if you have a larger air gap, so in that case there are certain advantages of having larger air gap. Okay, you have a better cooling, you can have say less aligned or say not precisely aligned rotor। ठीक है, तो it will be less costly, and you have still the cooling is very good because it is quite far if there is some air medium involved in this, in that case what happens is that what happens is that hmm, because the rotor comes in contact with the air in between, and that is a larger amount of air or say air in that air gap, so what will happen that the cooling would be better. Still you have disadvantages of having a larger air gap because um, for the same mmf a smaller amount of flux will be produced, okay, because air gap has to be magnetized, and the relative permeability of air is quite low, so that is why you require a larger magnetomotive force. So for that purpose you require a larger rating magnetic circuit, plus the losses are quite high in those terms, so that is why you don't prefer to have a larger air gap। कूलिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है, अलाइनमेंट बहुत अच्छा आपको नहीं बनाना है, सस्ता मशीन बन जाएगी, और मगर नुकसान क्या होगा कि एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज मैग्नेटोमोटिव फोर्स आपको लार्जर मैग्नेटिक सर्किट होगा, मैग्नेटिक सर्किट में लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें परेशानी है, मशीन डीरेट होगी। डीरेट क्यों होगी? बिकॉज द फ्लक्स वैल्यू इज रिड्यूस, मशीन रेटिंग इज वेरी मच अफेक्टेड। इसकी भी हम बात करेंगे आगे चल के, एक बेसिक है कि कैसे मशीन रेटिंग अफेक्ट होती है विद योर फ्लक्स। ठीक है, तो the thing is that when you have a windage loss, and the advantages of having a low air gap or a small air gap is that the efficiency of the machine is quite high, and the rating of the machine is improved, and the disadvantages being that the cooling जो आपके पास पिछले वाले में थे, you have to have a very precisely made machine जिसमें कोई play ना हो, रोटर में कुछ ना हो, ठीक है, plus the cooling is properties are a bit affected because the amount of air that happens to blow when the rotor moves is very much reduced, ठीक है, so for that purpose you have to make some alternate cooling arrangements।
So still, because considering a good efficiency and good operating condition, operating characteristics, you prefer to have mm, a small air gap at most of the times. ठीक है, तो that is why, then still that जो कुछ भी हो, there is always an air gap, and that is a mandatory feature of this. So you will have a windage loss at all the times. ठीक है, एट लास्ट जो आपके पास जिसमें एयर गैप कम है उसमें विंडेज लॉसेस कम होंगे, जिसमें एयर गैप जिस मशीन में ज़्यादा है उसमें विंडेज लॉसेस ज़्यादा होंगे. सो ऑब्वियसली यू रिक्वायर अ टॉर्क दैट हैज़ टू ओवरकम दैट. एंड दिस टॉर्क अभी हम नीचे चल के देखेंगे किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऑब्वियसली ये स्पीड डिपेंडेंट होता है, तो उसी हिसाब से इसका जो फोर्स इसे ड्रैग करने के लिए, अपोज करने के लिए चाहिए है, दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द मोटर, हैज़ टू बी और इज एक्चुअली इंक्रीज्ड. ठीक है. एंड द थर्ड वन इज द टॉर्क दैट इज यूज्ड टू डू द यूजफुल मैकेनिकल वर्क, टीएल. ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है, जो भी आपके पास लोड रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है आपने पहले से वो कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बना रखी हैं, एंड यू मेक योर मोटर टू work in those on those speed torque points such that that load can be driven in those conditions. ठीक है, तो इसके अलावा वी हैव a viscous friction force that is known as TV. ठीक है, तो स्टैंड स्टिल पे भी अगर हम बात करें तो स्टैंड स्टिल पे अगर हम देखते हैं तो यू हैव अ स्टिक्शन फोर्स. स्टिक्शन फोर्स का मतलब ये होता है, मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊं बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो इसमें क्या होता है कि तीन तरह के आपके पास टॉर्क्स होते हैं. द this one, this TS, T suffix S, this is known as the stiction force. This happens to be there in both the directions. आप टॉर्क और स्पीड में देखें तो ओमेगा और टी दोनों केसेस में एक से साइन है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यू हैव अ स्टिक्शन फोर्स. स्टिक्शन का मतलब ये है कि द मशीन स्टिक्स. स्टिक्स का मतलब चिपकना. ठीक है, तो इनिशियली यू हैव टू टेक आउट दैट स्टिक्शन, यानी आइदर चिपकने का मतलब ये नहीं, इवन इफ एन आयरन surface is put on an iron surface, even there is a restriction, because there is a settlement of surfaces in between, and when you start it initially, you will have to apply a bit larger amount of force as compared to a normal torque when it is at a certain speed. एंड दिस थिंग एक्चुअली गोज आउट. जैसे आपके पास उसमें भी है, गाड़ी में भी होगा, तो क्या होगा कि व्हील्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली राउंड होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ सम फ्लेक्सिबल मटेरियल, जनरली रबर और सम कंपाउंड्स ऑफ रबर. तो क्या होगा कि जब आप देखेंगे अगर गाड़ी खड़ी हुई है तो द व्हील एक्चुअली is squeezed on the bottom at which it stands or it touches the ground or the surface on which it has to run. ठीक है, थोड़ी सी दबा हुआ रहता है वहाँ से. तो दबा हुआ रहता है तो इट वॉन्ट बी ए एग्जैक्ट से सर्कल. ठीक है, तो सर्कल का अगर आप एक लाइन पे वो देखेंगे, क्या नाम है, स्टैंड करेंगे सर्कल को एक लाइन पे, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे ही जस्ट स्टैंड करेगा वो. बट अगर प्रैक्टिकल कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ ऐसा नहीं होता. जो उसका सरफेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टिक करता है उससे, मतलब थोड़ी और दूर तक होता है, बिकॉज दैट हैपन्स टू बी देयर ड्यू टू द वेट ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है, तो ऐसे ही इवन इफ यू हैव रेल लाइंस में भी you have metal wheels that are run on metal rails. So even then, because these materials are a bit elastic, so in that case you always have a contact surface more than the actual geometric say
एक्चुअल ज्योमेट्रिक पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, यानी एग्जैक्ट सर्किल को अगर आप लाइन से करेंगे तो एक ही पॉइंट पे होगा, बट अगर आप लोहे की रेल पे लोहे के पहिए को भी देखेंगे तो वो एक पॉइंट नहीं होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा उससे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो वो चीज़ होती है ना, एज सुन एज इट स्टार्ट्स मूविंग इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सर्किल नाउ। सो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं होता, सो इनिशियली you have a larger torque that is to be applied, and this TS actually denotes the very same thing, that अगर आपके पास ये है, जब एक सर्टेन वैल्यू ऑफ स्पीड है, जीरो स्पीड पे अगर आप देखेंगे जीरो पॉइंट जो है, तो यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क, एंड एज द स्पीड गोज इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड इज रिड्यूस्ड, यानी ये लेफ्ट की तरफ लाइन आएगी आपके पास जो है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, जीरो पे आप देखेंगे तो टी एस लाइन एक्स एक्सेस पे जहाँ पे छू रही है इतना टॉर्क चाहिए है इसे, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो स्पीड विल बी इंक्रीजिंग ऑन द वाई एक्सेस, सो व्हाट विल हैपन, द टॉर्क रिक्वायरमेंट गोज टू जीरो, यानी टॉर्क की लाइन जो है वापस आके जीरो पे लग जाती है। ठीक है, जहाँ पे यानी वाई एक्सेस पे लग जाती है आके, सो दिस इज नोन एज स्टिक्शन टॉर्क। Then you have another torque component, that is Tv. This is due to the viscosity. ठीक है, viscosity, you consider any fluid to be viscous even if it is air. So ये जो विंडेज फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं आपके पास, या जो भी विस्कोसिटी के उसमें आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, सो इट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो व्हाट यू फाइंड इज दैट एज ये जो आपके पास टीवी वाली लाइन है, टी सफिक्स वी की, तो ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, इट कैन हैव अ डेफिनेट स्लोप, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड इन विच इट इज गोइंग टू मूव। तो विस्कस फोर्स होती है, तो मगर एट ऑल द टाइम्स इट इज गोइंग टू रिमेन प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सो इट इन एनी और एवरी केस इट इज गोइंग टू रिमेन लीनियर टू द टॉर्क वैल्यू, यानी ये लाइन लीनियर होगी, इसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, सिस्टम उसकी विस्कस प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर सकता है, बट ये हमेशा लीनियर होगी, यानी ये स्ट्रेट लाइन होगी। ऐसे टीएस का हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली ऐसे ही होगी कि स्टार्टिंग के वक्त जो है उसका लार्जेस्ट अमाउंट होगा, यानी टॉर्क की अगर आप वैल्यू देखें यहाँ पे, तो लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टॉर्क है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, यानी वाई एक्सेस पे जीरो छोड़ता है स्पीड, so what will happen, you will have a zero torque available required for that running that type of load. Then you have another component, that is TC, that is the cost, it is of a constant value, it is known as the constant torque. ये हम सारी चीज़ों को बचे हुए को मिला देते हैं, एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट। अगर आप इसे देखें, इट इज़ अ लाइन पैरेलल टू द स्पीड एक्सेस, एंड द वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क डज नॉट चेंज विद द स्पीड। ठीक है, तो ये आपके पास TC कहलाता है, and the total torque is required for these type of losses is a sum of all these three, yani TS plus TV plus TC is the total torque required. And on the left hand side, what do you see? और एग्जैक्टली exactly यही चीज़ होगी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में, जब चीज़ मूव करेगी, जैसे आपको एक पहिया आप आगे मूव करें या पीछे मूव करें, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन लॉस या जो भी स्टिक्शन लॉस ये जितने भी होंगे वो सब एक से रहेंगे, चाहे वो उस सरफेस पर आगे चले या पीछे चले। ठीक है, तो द वेरी सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर इज दैट व्हेन यू हैव व्हेन यू ड्रॉ these characteristics happen to be very same when you have the operation in either of the directions of motion, and therefore you have the same characteristics, a replica of the characteristics that are drawn in the first quadrant and the third quadrant of the T omega plane, ठीक है, और even omega T plane, दोनों में से। ठीक है, so if you draw the equivalent of all these three, you will find the characteristics on the left hand side. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है, ठीक है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें टीएस का कंपोनेंट सबसे नीचे है। ठीक है, ये अपनी जगह से जीरो से इतनी दूर इसलिए है बिकॉज इट इज ड्यू टू टी सी, एंड देन यू हैव ए कंपोनेंट टी वी दैट इज रनिंग थ्रू ए स्लैंट लाइन। तो ये चीज़ ये तीनों को मिला के देन यू हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी ड्रॉन लाइक दिस।
यानी ये सारे कंपोनेंट्स ऑफ लोड टॉर्क जो हैं वो, सॉरी, लॉस टॉर्क जो है वो आपके ऐसे करके ड्रॉ हो जाएंगे. रिमेंबर दैट दिस Sir, इज ओनली अबाउट द hello. लॉसेस. हाँ बताइए. Sir, please explain once about TC. TC इज ए कांस्टेंट टॉर्क. अब होता क्या है, एवरीथिंग एट लास्ट कैन नॉट बी समराइज्ड. समराइज का मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब ये ऐसे चलता है, जब हम स्टेयरिंग मोड़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा टॉर्क आता है, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है टॉर्क रिक्वायरमेंट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से अलग हो जाता है, ठीक है. बहुत से ऐसे होते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो है गियर बॉक्स में कुछ अलग काम होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है, कुछ रनिंग में स्पीड्स की वजह से. तो हम क्या करते हैं, उन सारे टॉर्क्स को या उन आइडल वैल्यूज को कंबाइन करके टीसी बना लेते हैं, ठीक है, और उसे कह देते हैं ये कांस्टेंट रहता ही है. मतलब एक बढ़ेगा तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को सबको मिला के एक जगह कर दिया और कह लीजिए एज्यूम कर लिया कि ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. मतलब ये कम होगा तो एक एक छोटा कंपोनेंट कम होगा तो दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा तीसरा, ऐसे करके सारी चीज़ें हो जाएंगी. तो ये हम मान लेते हैं कि एक बची हुई सारी वैल्यूज़ को हम कांस्टेंट मान लेते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है. मतलब ये इन एक सर्टेन वैल्यू अगर हर चीज़ का फंक्शन लोगे. what the thing is that whenever you go into designing of any type of system, and you are going to design a practical system, in that case what happens is that you have to go for modeling the system. मॉडलिंग का मतलब क्या होता है कि उनका इफेक्ट सब चीज़ों का देखते हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ फोर्सेस हैं. अगर आपके पास कोई मैकेनिकल सिस्टम है, कौन कौन सी टाइप ऑफ फोर्सेस हैं या कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, हाउ दे रिस्पॉन्ड. तो एवरी से इफेक्ट इज टेकन इनटू केयर. और अगर हम सारे इफेक्ट्स कंसिडर कर लेंगे तो द सिस्टम इक्वेशन व्हाट यू विल रीच वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. क्योंकि हर चीज़ का अगर आप एग्जैक्ट इफेक्ट लेंगे, एग्जैक्ट इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इफेक्ट ज़रूर लिया जाएगा उसका, मगर अगर एग्जैक्ट इफेक्ट की बात करेंगे कि हाँ ठीक है, अगर ज़रा सा स्टेयरिंग टेढ़ा हो जाता है चलते में या कोई चीज़ आ जाती है बीच में, तो फिर कितना हमारा फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क आएगा. कुछ नहीं फ़र्क आएगा. ज़रा सा हिलेगा फिर सीधा हो जाएगा, एंड यू आर मूविंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर से और टेंस ऑफ किलोमीटर. तो वो एक छोटा सा चेंज है, ठीक है, जिसमें एक नॉर्मल रनिंग से थोड़ा सा चेंज्ड वैल्यू मिलती है आपको, ठीक है. तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं, तो उन सारी कंडीशंस को हम एक जगह क्लब अप कर देते हैं, ठीक है. उसे हम कह देते हैं ये इतना हमने इसके लिए अलग से छोड़ दिया, दैट इज टीसी से, ठीक है. सो दैट इज वाई एंड व्हाट इट helps, it actually makes the simple system to be evaluated simply. कुछ आसानी हो जाती है हमें सिस्टम वो करने के लिए. जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो हमने जो है वो उससे वो कर ली, क्या नाम है, एग्जैक्ट, जैसे स्टिक्शन वाला है जो काफ़ी बड़ा कंपोनेंट होता है और इम्पॉर्टेंट भी होता है क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क इस पर डिपेंड करता है, ठीक है. जो विस्कस फ्रिक्शन है ये हमेशा स्पीड से आगे पीछे होता है, इसका एग्जैक्ट रिलेशनशिप ले लेते हैं. और बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो है हम इकट्ठा एक जगह कंबाइन कर देते हैं और एक कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, इतना हमें इसके लिए बाकी की सारी चीज़ों के लिए चाहिए. ये एक्चुअली बाकी की सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप डिफाइन करना जो है वो गैर ज़रूरी सा हो जाता है. बट स्टिल कलेक्टिवली दे हैव टू बी टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है. तो इसलिए हम जो है टीसी को ऐसे करके रखते हैं, तो उससे सिस्टम डिज़ाइन हमारा आसान हो जाता है. वरना अगर हम हर चीज़ को देखेंगे तो फिर वो चीज़ मुश्किल हो जाती है. एंड ऑब्वियसली एट व्हेन यू डिज़ाइन एट डिफरेंट लेवल्स, यानी जैसे आप अंडर ग्रेजुएट में हैं, ठीक है, व्हेन यू गो इनटू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड यू गो इनटू वेरी सेम टॉपिक्स, कुछ बदल तो नहीं जाएगा, यही टॉपिक्स रहेंगे. तो उसमें फिर इसकी फर्दर डिटेल्स आ जाती हैं कि हाँ ठीक है कि कुछ चीज़ें इसमें भी बड़े कंपोनेंट्स होते हैं वो हम अलग कर लेते हैं, छोटों को फिर और अलग कर देते हैं. तो ये 3 टर्म्स के बजाय जो है, यानी जो आपके पास लोड टॉर्क है वो आपका बन जाता है टी एस प्लस टी वी प्लस टी सी यहाँ पे. तो वहाँ पे जो है टी सी के पे भी 3 टर्म्स आ जाते हैं. तो द इक्वेशन एक्चुअली बिकम्स अ बिट कॉम्प्लेक्स. जैसे मैं आपको इसी में कहूँ कि यू फाइंड द इक्वलेंट ऑफ ऑल दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ तो आपने आसानी से बना लिया लेफ्ट हैंड साइड पे. बट अगर यहीं पे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी अलग अलग,
तो उन सबको ऐड करना है और एक इक्विवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक बनानी इतनी आसान नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, इस लेवल पे जो है हम एक स्टेज पे आके रुकते हैं कि इतना एजम्पशंस काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यू हैव दीज फ्रिक्शन टॉर्क्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ दीज, ठीक है। देन ऑब्वियसली आपके पास जो यूजफुल वर्क का जो होता है दैट इज टीएल। तो जब हम इसकी इक्वेशन देखेंगे लाइक दिस, ठीक है, तो हमारे पास जो आते हैं कंपोनेंट्स दैट इज टी एल, टी स्मॉल एल लिया है, दैट इज द टॉर्क दैट इज डेवलप्ड बाय द that is required by the load or the load torque that is to be driven by the motor. So total load torque that is to be driven by the motor is the useful load torque capital TL plus a constant B into omega m. ये आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट कंपोनेंट है, टी सी है, और पर सी और ओमेगा एम स्क्वायर है, ठीक है। ये आपने फाइनाइट स्पीड्स के लिए एक रिलेशनशिप ले ली, ठीक है, कि बहुत सारे टॉर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट होते हैं, यूजफुल लोड टॉर्क है, और बहुत से स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं। ऐसे तो क्यूब के भी प्रोपोर्शनल है, डी ओमेगा एम क्यूब ले लेंगे प्लस सी प्लस ई ओमेगा एम टू द पावर 3 ले लेंगे, बट दीज कंपोनेंट्स विल बी वेरी स्मॉल। तो जो हमने टीसी लिख लिया है वो सारी चीज़ों के लिए अकाउंट कर लेता है, इन सारी बात कई छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे हमने नेक्स्ट सेंटेंस में भी देखा, तो टी सी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर is very small as compared to b omega m, so that is why it is neglected, because when we are going to solve this equation 2.19 जो हमने पीछे वाली इक्वेशन में वापस लिखा है, जो एक मोटर लोड सिस्टम की हमने इक्वेशन बताई थी शुरू में, तो उसमें लोड टॉर्क और मोटर टॉर्क और जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जो थी, तो इसमें जो था ये हमने टी सी प्लस सी ओमेगा एम स्क्वायर को भी निगलेक्ट कर दिया, बिकॉज it will yield to a difficult or say a differential equation in terms of omega m to be a bit more complex as compared to as shown in 2.19. अगर हम इसमें टी सी प्लस सी ओमेगा एम स्क्वायर और रख लेते हैं और उसे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं एज कंपेयर टू बी ओमेगा एम, so it will be a bit difficult to solve this differential equation and find the relationships between omega m, t and tl, ठीक है। तो that is why we go for assumptions। हम ऐसा नहीं कि इसमें कर नहीं सकते, अगर 2.19 में आप टी सी प्लस सी ओमेगा एम स्क्वायर लिख लें, ठीक है, और अगर आप टी सी को भी खोल दें और फर्दर ब्रेकअप कर दें, तो ऐसा नहीं है कि ये 2.19 इक्वेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी ये, but it will become quite complex to solve on this pen and paper using pen and paper, ठीक है। तो इसलिए जो है हम उसे कैलकुलेशंस के सेक के लिए उसे ओमिट कर देते हैं या अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। इवन इन केसेस जैसे हमारे पास आपके पास वो था, जब आप ट्रांसफार्मर्स का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, और दूसरे उसका भी सिंक्रोनस का भी जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाते थे, तो क्या होता था कि दैट वी went for an approximate equivalent circuit. Why? Such that the calculations are a bit eased, ठीक है, कि जिसमें आपने जो है वो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच जो है वो पहले लगा दी, और ये प्राइमरी ब्रांच और सेकेंडरी ब्रांच सीरीज में लिया है। वरना क्या था कि पहले प्राइमरी ब्रांच है, फिर आपके पास मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है, फिर आपके पास जो है वो सेकेंडरी साइड है या फिर रोटर साइड है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, पहले ट्रांसफॉर्मेशन किया, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप जो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच थी वो भी प्राइमरी से पहले लगा देते थे कि भाई लॉस तो बहुत कम होता है प्राइमरी में, तो इसलिए अगर हम इससे पहले भी लगा दें तो भी कोई ख़ास नुकसान नहीं है। फ़ायदा क्या होता था कि आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सीरीज़ में जुड़ जाते थे उससे, ठीक है, और ये मैग्नेटाइजिंग पहले आ जाती थी, और फिर मैग्नेटाइजिंग और प्राइमरी सेकेंडरी जो है सीरीज़ में लगे हुए हैं, और वो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच के पैरेलल में आ जाते थे। So the calculations actually became simpler. Why? Because you approximated certain conditions, और approximation भी किसी basis पे होता है कि आपने देखा कि प्राइमरी ब्रांच के ड्रॉप के बाद जो है मैग्नेटाइजिंग ब्रांच में करीब करीब उतनी ही वोल्टेज पहुंच रही है, बहुत ही कम ड्रॉप हो रहा है,
तभी आपने कहा कि अगर इसे पहले भी लगा दो मैग्नेटाइजिंग ब्रांच को ट्रांसफार्मर में और इंडक्शन मोटर तो काम चल जाएगा। तो बट 2-4% का फर्क आता था। So that is why it was known as approximate equivalent circuit. And the calculations using approximate equivalent circuit were very much eased as compared to your actual calculations. And even then जो आपके पास जो ट्रांसफार्मर का या उसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते थे दैट वाज एक्चुअली टू ईज योर कैलकुलेशंस और से परफॉर्मेंस एस्टिमेशंस। तो जो भी हम इससे निकालते हैं वैल्यूज वो हमेशा परफॉर्मेंस एस्टिमेशंस कहलाती थी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल लोडिंग कंडीशंस ना रखते हुए उन सर्किट्स से जो अप्रॉक्सिमेट इक्विवेलेंट सर्किट्स थे उनसे आप जो वैल्यूज निकालेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की, एफिशिएंसी की, ठीक है, स्पीड रेगुलेशन की, एफिशिएंसी की इन टर्म्स ऑफ मोटर, तो वो सारी अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज होंगी और वो एस्टिमेटेड वैल्यूज होंगी। यानी इन वैल्यूज पे सिस्टम की ये एफिशिएंसी के आसपास होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट तो जब पता चलेगी व्हेन यू गो फॉर अ डायरेक्ट लोडिंग। ठीक है। सो देर आर ऑलवेज एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सम अप्रॉक्सिमेशंस and you approximate it and make your calculations to be a bit simple. Even though you sacrifice your say accuracy, but still uh, it can be there are a number of more things that have to be included if you go for actual estimation, actual calculations. So you can better go for actual testing then to calculate कि चाहे ट्रांसफार्मर हो चाहे मोटर हो क्या एफिशिएंसी है, क्या रेगुलेशन है, इसका कुछ भी है। बट अगर आपको पेपर पे करना है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर एस्टिमेशंस एंड यू गो फॉर एस्टिमेशंस। यानी एक बिल्कुल हार्डकोर रूल है कि जो आप अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, ये सब करते हैं सारी मशीन्स का, तो यू गो फॉर अप्रोक्सीमेशंस। तो यहाँ भी जो है अगर हम थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं मैकेनिकल कैलकुलेशंस में भी, सो दैट इज़ नॉट of much loss in say accuracy. ठीक है। तो you have a differential equation 2.19 as shown and it is being simplified by omitting Tc plus C omega m square because it is quite small as compared to this velocity directly proportional term b omega m। b की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ हो जाती है। एंड दिस इक्वेशन जो आपके पास ऊपर थी जो t माइनस टी इज इक्वल टू जे डी एम बाई डी टी, ये थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म आ जाता है दैट इज बी ओमेगा एम दैट इज ड्यू टू द न्यू कांस्टेंट b एंड दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पीड ओमेगा एम। तो जो आपके पास पहले इक्वेशन मोटर लोड सिस्टम की थी उससे एक एक्स्ट्रा टर्म आपके पास बी ओमेगा एम बढ़ जाता है दैट एक्चुअली इंक्लूड्स द लॉसेस ऑफ द सिस्टम। वहाँ पे हमने खाली लोड टॉर्क की बात करी थी, यूजफुल लोड टॉर्क की। यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा उसके आगे बढ़ जाते हैं इन कैलकुलेशंस। ठीक है। उसके बाद नेचर और क्लासिफिकेशन जब आता है लोड टॉर्क्स का, यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स that happen to be there। इसमें बहुत सारे हैं आपके पास जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे, तो यू हैव फैंस, कंप्रेसर्स, एरोप्लेन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, शिप प्रोपेलर्स, हाई स्पीड हॉइस्ट लिफ्ट को कहते हैं। ठीक है। ट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोड्स हैं, आपके मैकेनिकल लोड्स हैं। ठीक है। तो दे ऑल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि दे बिहेव डिफरेंटली ऑन स्पीड टॉर्क प्लेन। यानी किसी को शुरू में ज़्यादा टॉर्क चाहिए, किसी को कम चाहिए है, किसी को स्पीड के साथ साथ लीनियर बढ़ाना है, किसी को जो है वो स्क्वायर के उसमें रिलेशनशिप्स में बढ़ते हैं। तो एट लास्ट व्हाट वी हैव व्हेन वी सी दैट when we draw it on t omega plane, you can have different types of load torques to be drawn like this. That if you have load torque to be proportional to square of speed, you'll be having the characteristics as A in figure 2.7. Then you have a high speed hoist. तो इसमें आपके पास जो है
ए जैसी ही कैरेक्टरिस्टिक हैं, थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है, और इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी आपको काफ़ी ज़्यादा चाहिए है। तो आप देखेंगे ज़ीरो स्पीड पे भी, बी पॉइंट में हाई स्पीड होइस्ट में अगर आप देखेंगे तो यू एक्चुअली हैव ए लार्ज स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड। सो जो आपके पास इसमें जो है स्टार्टिंग टॉर्क ज़ीरो है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ए वाले पार्ट में तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका शुरू में यानी ज़ीरो स्पीड पे ज़ीरो चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब जहाँ पे मशीन स्टार्ट हो रही है, मोटर लोड सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होते वक्त हमेशा स्पीड ज़ीरो होगी, ठीक है। तो आप ये देखिए ज़ीरो, ए में ज़ीरो स्पीड पे ज़ीरो टॉर्क चाहिए है, बट बी में जो है वो ज़ीरो स्पीड पे जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉर्क चाहिए है, ठीक है। और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक करीब करीब ऐसी ही है जैसे इसमें है। देन यू कम टू सी दैट इज अ ट्रैक्शन टाइप लोड। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। तो ये खाली दिखाने के लिए कैसे कैसे फ़र्क होता है ना। दिस इज अ ट्रैक्शन टाइप लोड। ट्रैक्शन टाइप लोड में शुरू में स्टिक्शन या वो सब ज़्यादा होता है, तो एग्जैक्टली वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और फिर उसके बाद ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाती हैं हाई स्पीड हॉइस्ट की तरह, ये सीधी प्रोपोर्शनल हो जाती हैं स्पीड के। देन यू हैव कांस्टेंट पावर लोड्स, ठीक है, जिसमें ओमेगा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टॉर्क रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा। पी इज इक्वल टू टी ओमेगा, ठीक है। तो अगर पावर कांस्टेंट रहनी है तो जैसे जैसे टी बढ़ेगा वैसे वैसे ओमेगा कम होगा, या जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे टी कम होगा। तो दिस इज in fact a rectangular hyperbola type thing when you have constant power loads, ठीक है। So these are just examples. We'll be using these examples when we'll be studying how the motor deals with these type of characteristics. We'll be also considering some more examples of load. तो खाली आपको दिखाया गया कि ठीक है ये ऐसे ऐसे तरह के लोड होते हैं जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है स्पीड टॉर्क की, किसी में कुछ होती है। एंड द थिंग इज that these characteristics are to be met with the motor, and the motor characteristics are to be altered such that they match to the motor to the characteristics of the load, such that the load can be driven appropriately, ठीक है। So is there anything you people want to ask about this topic? आप लोग को कुछ पूछना है इसमें? चलो ठीक है, then tomorrow we'll be going into a topic that is calculation of energy time loss. कि how energy and transient time calculations कैसे कैसे क्या क्या होता है, थोड़ा सा और fundamentals हैं, and then we'll start the DC drives, ठीक है। चलो, thank you then. Thank you, sir.